Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th subject SST Political Science हिंदी मीडियम से। चैप्टर नंबर 2 चल रहा था हमारा संघवाद। हमने सबसे पहले पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में संघवाद की परिभाषा या संघवाद किसे कहते हैं और संघवाद की विशेषता है। आज हमारा पार्ट नंबर जो 2 है, वीडियो सेकंड। आज का जो टॉपिक है भारत में संघीय व्यवस्था, कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है वह कैसे चलती है, या हम कह सकते हैं कि जो विशेषता है संघवाद की वे भारत में कहाँ तक नजर आती है, कहाँ तक दिखाई देती है कि हाँ हम कह सकते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था है। तो सबसे पहले हमारे संविधान से शुरुआत करें तो एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ था। क्यों? क्योंकि भारत को जो आज़ादी मिली वे सुख और दुख के साथ मिली। सुख या खुशी इस बात की थी कि हम अंग्रेजों के से स्वतंत्रता मिली, अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा मिले, और दुख इस बात के लिए था कि भारत का विभाजन हो गया धर्म के आधार पर, हिंदू और मुस्लिम में, जो भारत का टुकड़ा होकर अलग पाकिस्तान एक अलग कंट्री बना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आज़ादी जो मिली हमें सुख और दुख दोनों के मिश्रण से मिली, और भारतीय संविधान ने भारत के राज्य को संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द है राज्य को संघ घोषित किया, संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। आइए अब हम संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषता को हमने जिक्र किया था फिर से देख लेंगे। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधान पर लागू होती है, नहीं होती, और कैसे होती है। वैसे मौलिक रूप से संघीय व्यवस्था में 2 स्तरीय शासन व्यवस्था होती है। एक होती है संघ सरकार, या जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, और दूसरी कहते हैं राज्य सरकार। तो देखिए भारत में किस प्रकार से संघीय व्यवस्था जो है उसकी व्यवस्था को बताया गया है। कुछ विशेषताएं इसमें। नंबर 1 है संघ सूची। देखिए यहाँ पर कुछ सूचियां बांटी गई हैं। फर्स्ट है संघ सूची, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सूची, न केवल आपके इस 10th क्लास में एग्जाम की दृष्टि से बल्कि कंपटीशन की दृष्टि से भी एग्जाम है। इसमें कंपटीशन में भी पूछा जाता है, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है कि संघ सूची पर कानून बनाने का किसका अधिकार है, कितनी सूची है, कौन कौन से विषय हैं। तो आइए हम सूचियों के बारे में वर्णन करते हैं। फर्स्ट है संघ सूची। संघ सूची में देखिए कौन कौन से विषय हैं। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक ही तरह की नीति की जरूरत है, इसी कारण इसमें को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को। तो सबसे पहले हमने पढ़ा संघ सूची। संघ सूची में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व विषय आते हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? केवल केंद्र सरकार को है, भारत सरकार को। नंबर 2 है हमारी राज्य सूची। राज्य सूची देखिए, राज्य सूची के जो विषय है इसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय आते हैं, और इस राज्य सूची में जो जितने भी वर्णित विषय हैं उसके ऊपर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें जो राज्य सूची है उसे बताया गया पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई और प्रांतीय स्थानीय महत्व। थर्ड है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय जो केंद्र के साथ राज्य सरकार की साझी दिलचस्पी में आते हैं, और इन विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों को है। लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होते हैं। तीसरा है समवर्ती सूची। देखिए समवर्ती सूची के अंदर कुछ विषय आते हैं, जैसे सबसे पहले आप जिसकी अध्ययन कर रहे हो शिक्षा देंगे। शिक्षा है, वन है, मजदूर है, संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार है, ये सब क्या है कि समवर्ती सूची में। इसमें कानून बनाने का जो अधिकार है केंद्र और राज्य दोनों को है। लेकिन अगर दोनों में किसी कानून बनाने के ऊपर किसी में टकराव हो जाए, खींचातानी हो जाए,
तो केंद्र सरकार सर्वोपरि होगी, केंद्र सरकार का नियम माना जाएगा। तो ये थी हमारी तीनों सूची। उसके बाद यहाँ देखते हैं एक ऐसी सूची का वर्णन करते हैं कि जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय वे विषय नहीं थे। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इसमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे, क्योंकि ये संविधान बनने के बाद में आए। सही है, हमारा संविधान तो बन गया था 1950 में, 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को तो लागू कर दिया गया था, बन गया था तो पहले ही बनकर तैयार हो गया था। तो इसमें बताया क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए, हमारे संविधान अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधीन क्षेत्र में चले जाते हैं। हम कह सकते हैं कि जब हमारा संविधान बना, संविधान अस्तित्व में आया और उस समय कोई सब्जेक्ट नहीं थे, तो उन सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट्स को है, भारत सरकार को है। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्था में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है, कुछ राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। ये भी बिल्कुल ठीक है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो आज भी आर्थिक सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं, तो उनको कुछ विशेष राज्य का दर्जा प्रदान है। जैसे भारत में उत्तर पूर्वी राज्य है और उत्तर में देखते हैं जम्मू कश्मीर, लेकिन अब उसको केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया है। भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान में कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता। इस राज्य के स्थानीय निवासों को अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिकों यहाँ जमीन या मकान नहीं खरीद सकता। असल में भारत संघ के कई प्रांत प्रदेश के लिए कुछ ऐसे ही विशेष प्रावधान किया है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जम्मू कश्मीर का, कि जम्मू कश्मीर में जब ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था, उससे पहले कोई भी व्यक्ति वहां पर न तो जमीन खरीद सकता था, न कोई स्थायी रूप से रह सकता था, और जम्मू कश्मीर का अपना स्वयं का संविधान और स्वयं का अपना एक नेशनल फ्लैग था, राष्ट्रीय झंडा था। लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर है वे केंद्र शासित प्रदेश बन गया और भारत के सभी कानून उसके ऊपर लागू। ऐसे देखिए भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जो विशेष राज्य का दर्जा प्रदान है। भारतीय संघीय इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार में चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके सभी कोटि में आते हैं और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। किसे? केंद्र सरकार को यानी कि प्राप्त है। केंद्र राज्यों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों को इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती, यानी जो केवल संसद है उसे बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विभिन्न सभाओं में उसे मंजूर करवाना होता है। कहने का अर्थ है कि बिल अर्थात जब कोई भी प्रतिवेदन, कोई भी कानून बनाया जाता है तो संसद में ये नहीं है कि संसद के जो हाउस है, सदन है, लोकसभा राज्यसभा की एक सदन से कानून बन जाएगा, ऐसा नहीं है। संसद में कानून बनाने के लिए दोनों सदनों की आवश्यकता होती है। जब तक दोनों सदन आपस में सहमति प्रदान नहीं करेंगे कानून का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए बताया है इसमें कि अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। संसद अकेले नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में, दोनों सदन मीन्स लोकसभा और राज्यसभा हो गए दोनों सदन, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से, 2/3 तिहाई बहुमत से मंजूर किया जाना है। समझ गए बात को, कि पहले 2/3 जो लोग हैं उसको मंजूरी करेंगे। जैसे मान ले 200 सीट है, जैसे मान ले 100 सीट है, 100 का 2/3 तो 200 हो गए। 200 में अगर 3 का भाग देंगे तो 3×9 लगभग 99 आ गया ना। तो 2/3 का मतलब है, इससे इसलिए बता रहा है कि जैसे 200 सीट है तो लगभग 99 जो लोग हैं
वे उसमें उस प्रस्ताव में स्वीकृति प्रदान करें। मंजूरी किया जा रहा होता है, फिर कम से कम आधे राज्यों के विभिन्न सभाओं को इसे मंजूरी मिलना चाहिए, तभी तो कानून बनेगा, ऐसे कानून नहीं बनेगा। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा द्वारा उस विधेयक को पास करने के बाद में राष्ट्रपति इसके ऊपर हस्ताक्षर करेगा, तब ये कानून का रूप बनेगा। संवैधानिक प्रावधानों और कानून के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायपालिका है एक सरकार का जो अंग है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों? शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। अगर किसी कारण से कोई विवाद हो जाता है, आपस में कोई बंटवारे संबंधित, कानून संबंधित या किसी प्रकार बंटवारा है, तो उसका न्याय कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। कौन करेगी? न्यायपालिका। हर स्टेट में, हर राज्य में यानी कुछ अधीनस्थ कोर्ट बने हुए, अधीनस्थ न्यायालय बने हैं, जैसे जिला न्यायालय है, म्युनिसिपल है, एसडीएम कोर्ट है, तहसीलदार कोर्ट है, ये कोर्ट बने हुए हैं। और इनके ऊपर हर स्टेट बना है एक उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय माने हाई कोर्ट बना हुआ है, हर स्टेट के एक हाई कोर्ट है। अगर सबऑर्डिनेट अधीनस्थ न्यायालय से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, उसके निर्णय से कोई संतुष्ट नहीं होता है, तो उसको बिल्कुल छूट है, स्वतंत्रता है कि वे हाई कोर्ट में जाके अपनी अपील कर सकता है और अपने अधिकारों की डिमांड रख सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर करनी होती है। और सुप्रीम कोर्ट हमारे भारत देश में एक ही है, पूरे देश का एक सुप्रीम कोर्ट है, और जो है नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है। जबकि उच्च न्यायालय हर स्टेट में उच्च न्यायालय, जैसे राजस्थान का जो उच्च न्यायालय अगर आप देखते हैं तो जोधपुर में, और उसकी एक जो पीठ है, एक ब्रांच है, वे जयपुर में। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बड़ा स्टेट होने के कारण उसकी एक ब्रांच बनाई है। जबकि काफी स्थानों पर ऐसे भी हैं स्टेट भी जिनको दो स्टेटों के मिलाकर ही एक हाई कोर्ट बना हुआ है। जैसे अगर हमारे राजस्थान से बिल्कुल उल्टा देखते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो पॉपुलेशन भी अधिक है, इसलिए एक जोधपुर तो उसकी मेन ब्रांच है और जयपुर उसकी एक शाखा है। जो जोधपुर है वे हेड क्वार्टर है हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का मुख्यालय, और उसकी जो शाखा एक जयपुर है। क्योंकि वाले जैसलमेर और बाड़मेर का व्यक्ति अगर किसी को अपील करना होगा तो वे जयपुर आएगा इतनी दूर चलकर, वे आने जाने में परेशान हो जाएगा। तो इसलिए जनता की भलाई को देखते हुए जयपुर के अंदर और जोधपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर ये इस प्रकार से दो उच्च न्यायालय हैं। जबकि इसके विपरीत देखते हैं तो पंजाब और हरियाणा है, ये दो छोटे स्टेट हैं, दोनों छोटे स्टेटों को मिलाकर केवल एक ही हाई कोर्ट है, और जो है चंडीगढ़ में। इनकी राजधानी भी है पंजाब हरियाणा की चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में। तो ये सरकार का एक नियम है कि कानून व्यवस्था कैसे बनाई जाए। तो कह रहा है कि उच्च न्यायालय और फैसला उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार है। देखिए राजस्व को कहते हैं इंग्लिश में रेवेन्यू। कर यानी कि हर, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा जैसे कोई लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, पंचायत राज हो सकती है, नगर पालिका हो सकती है, नगर निगम की हो सकती है, या ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत राज में ग्राम पंचायत हो सकती है, सरपंच। उनको अपने अपने जुरिडिक्शन में, क्षेत्र अधिकार में रेवेन्यू कलेक्ट करने का, राजस्व एकत्रित करने का अधिकार है। तो ये है हमारी भारत में संघीय व्यवस्था कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे देश के अंदर जो पावर्स है, जो सत्ता है, वे किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, वे केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, और राज्य सरकार के बाद में हमारी स्थानीय सरकार है, जिसे हम पंचायत राज कहते हैं, उसमें यानी कि पावर, सत्ता बटी हुई है। जैसे आपने देखा संघ सूची, राज्य सूची,
समवर्ती सूची में अलग अलग विषय हैं और अलग अलग विषय पर अलग अलग सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। और साथ में ये भी दिया गया है कि न्यायपालिका है वे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सामंजस्य स्थापित करती है और उनका क्या है कि न्याय का कार्य करती है। और साथ में जो कुछ विशेष पिछड़े हुए जो स्टेट है उनको हमारे संविधान में एक विशेष प्रावधान है कि उनका सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाए। ये था आज का हमारा टॉपिक, भारत में संघीय व्यवस्था। अगर आपको कुछ क्वेरीज हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट्स करना, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।